एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे भी बताया था कि मैं आज आप लोगों को साइंस की यानी विज्ञान पेपर की महामैराथन देने वाली हूँ। और आपको बता दूँ, ये जो क्लास है आपकी, इसमें आपका पूरी बुक यानी जो भी आपके विज्ञान में जितने भी चैप्टर हैं आपके सब्जेक्ट में, सभी यहाँ पर मैं उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इसके साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसके शॉर्ट क्वेश्चन और यानी कि वेरी शॉर्ट और शॉर्ट दोनों, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी जहाँ पर दिए गए हैं उनको मैंने यहाँ पर सारे के सारे 2015 से लेकर के 2022 तक के, चाहे वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो चाहे वो लघु उत्तरीय प्रश्न हो, सभी इसी में शामिल हैं। 2015 से लेकर 2022 तक सारे क्वेश्चन फिर से यहाँ पर आप रिविज़न उसका करोगे। इसके साथ साथ पूरा यानी कि पूरी बुक यानी आपकी जो साइंस का जो आपका सिलेबस है पूरा, वो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कराया है। तो ये जो वीडियो है आपकी, ये वीडियो आपकी 2 से 3 घंटे की भी हो सकती है क्योंकि बहुत लेंदी होने वाली है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे कवर करा दिए हैं इसी वीडियो में। इसको पढ़ने के बाद मैं 100% श्योर कह रही हूँ कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ये आपने पढ़ लिया यानी ये क्लास आपने देख ली, तो अब इसके बाद आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ना ही राजन सीरीज, ना ही पवन सीरीज, ना ही कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि सभी इसी में मैंने ऐड किया है। ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं यानी जैसे आपके केमिकल जो आपके केमिकल नेम होते हैं यानी कि रासायनिक नाम जो होते हैं अम्ल और क्षार के, ठीक है, जैसे खाने का सोडा, धावन सोडा, इन सभी के नाम, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का क्या नाम है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ये सारी चीज़ें यानी जितने भी अम्ल और क्षार से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर ऐड किए हैं। तो सोचिए कि पूरी बुक मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर लेकर आई हूँ और इसलिए मुझे आज पूरा दिन लग गया बनाने में, क्योंकि मैं खुद ही सारी एडिटिंग सारी चीज़ें और इसके साथ साथ मैं खुद ही हर चीज़ करती हूँ। इसके अलावा कोई नहीं करता है, मेरे अलावा मतलब कोई नहीं करता, सारी चीज़ें मैं ही करती हूँ, इसलिए मुझे आज पूरा दिन लग गया। कोशिश मैंने की थी कि मैं 4 बजे आप लोगों को इसकी क्लास दे दूँगी, लेकिन नहीं हो पाई। दूसरी बात यह है कि मैं इसलिए आपको लाइव नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि लाइव में क्या होता है कि नेटवर्क इश्यूज़ बहुत रहते हैं। इतनी मेहनत के बाद अगर आप सही से समझ ना पाओ, सही से पढ़ ना पाओ और ये क्लास आपको क्लियर ना दिखाई दे, तो मेरी तो मेहनत पूरी पानी में चली ही जाएगी, उसके साथ साथ आपका भी नुकसान होगा। ठीक है। इतनी मेहनत के बाद अगर आप सच में दिल से अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, अगर दिल से मुझे आप लोग प्यार देते हो, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इस वीडियो पे कम से कम 10,000 10,000 व्यूज़ होने चाहिए। ठीक है। इतनी मेहनत की है पूरा दिन, यानी कि कल 1 बजे तक मैंने इसको बनाया, उसके बाद आज सुबह से मैं लगातार बैठी हुई हूँ इसको बनाने में। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ इसको बनाने में लगी हुई कि कैसे ये कंप्लीट हो और मैं कैसे आप तक इसको पहुँचाऊँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है। तो यहाँ आपका सारी चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरीके से आपको डेली क्लास मिलती रहेगी। ठीक है। जब तक आपका पेपर नहीं होता उससे पहले सारा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं क्लास को। और आपका मेरा जो टारगेट है यानी इस वीडियो का टारगेट है वो 10,000 है, याद रखिएगा। 10,000 लाइक्स और 10,000 व्यूज चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर जो आपका है वो है सौर ऊर्जा से रिलेटेड। तो उसी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सौर मंडल किसे कहते हैं, ये आपका 2018 में, 2022 में और इसके साथ साथ 2016 में भी पूछा गया है। ठीक है। तो सौर मंडल किसे कहते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करने, क्योंकि मैं खास करके ये नहीं कहूँगी कि ये पूछा गया है, क्योंकि वही यहाँ पर है चीज़ें जो आपके पूछी गई हैं और जिनके आने की संभावना है। ठीक है। तो सौर मंडल किसे कहते हैं, तो सूर्य और उनके 8 ग्रह आप जानते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, है ना, ये सभी इन ग्रहों के उपग्रह, यानी जो ये ग्रह हैं इनके उपग्रह, जैसे कि चंद्रमा हो गया, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह हो गए। ठीक है। पुच्छल तारा जो आपका होता है जिसे हम धूमकेतु तारा भी कहते हैं, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। यानी कि सूर्य तो हमारा इसका मुखिया ही होता है, इसके साथ साथ इसके 8 ग्रह और उन 8 ग्रहों के उपग्रह और उनके खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा और उल्का पिंड मिलकर क्या बनाते हैं, एक मंडल का निर्माण करते हैं। वही क्या कहलाता है, सौर मंडल कहलाता है। ठीक है। इसे हम सौर परिवार के नाम से भी जानते हैं।
सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंडों को सौर मंडल या सौर परिवार कहते हैं। तो आप ये भी परिभाषा लिख सकते हो कि सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंड में सभी यानी समस्त खगोलीय पिंड यानी सभी आ जाएंगे, ग्रह उपग्रह जो भी आपके अलग से हैं, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, धूमकेतु, उल्का पिंड, ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? सौर मंडल यानी सौर परिवार कहते हैं। कभी कभी एक बार आपसे पूछ लिया गया था कि सौर मंडल को सचित्र समझाइए या उसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको इस तरीके से कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपका सूर्य है, आप सूर्य बना दोगे। उसके बाद आपका बुध है, बुध बना दिया। उसके बाद क्या है? शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर क्या है? यूरेनस और नेपट्यून यानी अरुण और वरुण, ठीक है। इस तरीके से बस आपको गोला गोला करके बना देना। लेकिन जैसे यहाँ पर आपने पृथ्वी लिखा तो इधर मंगल लिख देना इधर, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो, ठीक है। जिसे इस तरीके से ये क्लियर है, यहाँ पर समझ में आ रहा है, वैसे आपको बनाना है और छोटा छोटा गोला गोला करके आपको बता देना है, ठीक है। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन, ग्रह किसे कहते हैं? तो सबसे अच्छी जो डिफिनीशन है वो यही होगा कि जो आकाशीय पिंड अपने तारों के चारों निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं ऐसे आकाशीय पिंड या ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जिनका अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा नहीं होती है, जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि जो आकाशीय पिंड अपने तारों के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, क्योंकि ये किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? सूर्य के, या अपने तारे के प्रकाश से प्रकाशित होता है और इनका तारा कौन होता है? सूर्य होता है, ठीक है। चलिए अगली परिभाषा आप ये भी लिख सकते हो, कई तरीके से आप लिख सकते हो। सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। देखिए सबसे इजी आपकी यही है कि सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को, देखिए यहाँ पर सूर्य है बीच में हमारा, और इस सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षा में क्या कर रहे हैं? हमारे जितने भी आकाशीय पिंड हैं क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ये हमारे जो आकाशीय पिंड हैं ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। चलिए जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, देखिए यहाँ पर मैंने आपका क्या है? सीरियल वाइज लिखा है, आरोही क्रम में लिखा हुआ है। क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपट्यून, यानी यहाँ पर अरुण और वरुण लिख सकते हो। अरुण और वरुण हिंदी में होता है, प्लेटो नहीं होगा, प्लेटो यहाँ पर कट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर और भी क्वेश्चन, ये आपके प्रीवियस ईयर, ठीक है। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सेकंड है क्वेश्चन हमारा 2016 और 2018 में पूछा गया है कि सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम क्या है? वो है बुध, ठीक है। क्या नाम है? बुध। और देखिए मैंने सीरियल वाइज यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। जैसे आपसे पूछा जाए कि तीसरे नंबर पर, ऐसे भी पूछा जाता है सौर मंडल पर तीसरे नंबर पर, सौर मंडल में सूर्य के तीसरे नंबर पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। चौथे नंबर पर मंगल है, 5वें नंबर पर बृहस्पति है, 6ठे नंबर पर शनि है, 5 और 7वें नंबर पर अरुण है, और कहा जाए कि सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण है, ठीक है। और सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है। समझ में आ गया? चलिए ये देखिए चित्र के अकॉर्डिंग भी आप देख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए सबसे पहले क्या है? बुध है। सबसे नजदीक सूर्य के कौन है? बुध है। और सबसे दूर कौन सा है? नेपट्यून है, ठीक है, यानी कि वरुण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि बहुत ही लेंदी है ये वीडियो, बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए हम ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे। जो चीज़ें समझाने वाली होंगी वही समझाएंगे, मतलब फोकस करेंगे उन चीज़ों पे जो इम्पोर्टेंट है। उपग्रह इम्पोर्टेंट तो सभी है। जो क्या होते हैं? देखिए ग्रह क्या होते हैं? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह वो होते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। और ये भी क्या होते हैं? ये भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। चलिए इनका भी अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती। जैसे कि उपग्रह में उदाहरण हमारा क्या है? चंद्रमा। अगर आपसे कहता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अगर आपसे कहता है कि उपग्रह किसे कहते हैं, तो आपको सिर्फ इतना आंसर देना है। अगर आपसे ये कहेगा कि उपग्रह किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, तब आप आगे बढ़िएगा। और अगर आपसे कहते हैं उपग्रह कितने होते हैं, तो फट से आपने उसका आंसर दिया कि जो ग्रह के, वे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं, ठीक है। इनका भी अपना कोई
क्या प्रकाश क्या ऊष्मा नहीं होती है, ये भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यहाँ से कहकर और उदाहरण दीजिएगा, जैसे कि चंद्रमा। चंद्रमा क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहीं से फट से आप निकल लेना, मतलब कि दूसरे क्वेश्चन पर आ जाना। अगर ये कह दिया गया कि उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको आगे बढ़ना है और उसका आंसर देना है। ठीक है, उपग्रह सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। तो प्राकृतिक जैसे कि चंद्रमा, जिसे हमने नहीं, किसने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, एक कृत्रिम जिसे मनुष्य बनाता है। कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित वस्तुएं या मानव निर्मित चीजें। ठीक है, तो मानव निर्मित कृत्रिम, तो मानव निर्मित जो है, जो मनुष्य ने बनाया है वो कृत्रिम है, जो प्राकृतिक जिसे भगवान ने बनाया है, जिसे ईश्वर ने बनाया है, वो प्राकृतिक है। ठीक है, तो प्राकृतिक उपग्रह किसे कहते हैं, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक आकाशीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। बहुत इजी आंसर है कि ग्रह के चारों चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे हमारा हो गया चंद्रमा। चंद्रमा क्या होता है, पृथ्वी का उपग्रह है, यानी ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी हमारा क्या है, ग्रह, और चंद्रमा क्या है, उपग्रह। यानी पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा, तो ग्रह के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, उपग्रह। ठीक है, चलिए अब है कृत्रिम उपग्रह, यानी मानव द्वारा निर्मित वे पिंड, यानी वो आकाशीय पिंड भी कह सकते हो। मानव द्वारा निर्मित वे आकाशीय पिंड जो पृथ्वी या किसी ग्रह के चारों नियत कक्षा में परिक्रमा करते हैं या नियमित रूप से क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। जैसे कृत्रिम उपग्रह आपके कौन कौन से हैं, भास्कर, आर्यभट्ट, रोनी, एडुसेट को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। अभी तक ये क्वेश्चन आपसे सेकेंड सेमेस्टर की साइंस में नहीं पूछा गया था, लेकिन इसकी आने की संभावना है, क्योंकि कभी कभी कुछ इजी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं पूछे जाते हैं और वहाँ पर पूछ लिए जाते हैं ना। कभी कभी प्रीवियस ईयर में नहीं होता है, फिर भी पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आने की संभावना है 100%, यानी कि 100% नहीं कह सकते, 99%। तो उनको हम पढ़ेंगे, यानी ये पढ़ना है, आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, बुध, शुक्र, मंगल। ठीक है, बुध, शुक्र, मंगल। ठीक है, सॉरी मैं खुद आप लोगों कंफ्यूज हो रही है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है बुध। हाँ बिल्कुल सही, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीचों बीच में, ठीक है, क्या है, मंगल और बृहस्पति के जो बीचों बीच में क्या होते हैं, जो आकाशीय पिंड या जो छोटे छोटे असंख्य जो पिंड होते हैं पाए जाते हैं, किसके, मंगल और बृहस्पति के। ठीक है, तो मंगल, यहाँ पर मंगल और यहाँ पर बृहस्पति, इनके बीच में जो असंख्य, यानी असंख्य मतलब बहुत सारी संख्याओं में, जिनकी कोई गिनती ना की जाए, असंख्य छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। धूल व गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, यानी धूल के और गैसों से जो बने हुए छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं, वो अंतरिक्ष में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। और जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, यानी घूमते घूमते जब ये पृथ्वी की वायुमंडल में आ जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं। यानी कि वो जो पृथ्वी की जो वायुमंडल है, उसमें क्या करते हैं, रगड़ खाने की वजह से ये क्या करते हैं, जलने लगते हैं, और ये तेजी से क्या करते हैं, पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। इसे ही हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। प्रायः ये छोटे छोटे पिंड जो होते हैं, ये वायु में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें उल्काश में कहते हैं। कभी कभी ये पिंड पूर्ण रूप से जलकर नष्ट नहीं हो पाते हैं, तो इनका कुछ अवशिष्ट भाग पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाता है। इसी अवशिष्ट पिंड को हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है पुच्छल तारा। ठीक है, जिसे धूमकेतु तारा भी कहते हैं। तो पुच्छल तारा क्या होता है, पुच्छल तारा जो होता है, ये तारे भी क्षुद्र ग्रह की तरह ही होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इनकी भी एक खास कक्षा होती है जहां क्षुद्र ग्रह चट्टान से बने होते हैं, और वहीं पुच्छल तारे किसके बने होते हैं, गैस, धूल और बर्फ से बने होते हैं। इनकी पूंछ होती है जो हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था सूर्य हमेशा अपने ही स्थान पर रहता है। पहली बात तो आप ये याद रखिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिए, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। चाहे सूर्य ग्रहण हो और चाहे चंद्र ग्रहण हो, दोनों अपने ही स्थान पर रहते हैं सूर्य।
यानी सूर्य दोनों में अपने स्थान पर रहता है। हमें बदलाव किसका करना है? चंद्रमा और पृथ्वी का। जब भी सूर्य ग्रहण होगा तो चंद्रमा बीच में टपक जाएगा, और जब भी चंद्र ग्रहण होगा तो क्या होगा? पृथ्वी बीच में आ जाएगी। भाई चंद्र ग्रहण है, अब तो मेरे मजे है, पृथ्वी कहेगी, ठीक है। तो जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो जो चंद्रमा जो होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, और जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो जो पृथ्वी जो होती है वो क्या करती है? अब मेरी बारी है भाई चंद्र ग्रहण जी, अब मेरी बारी, आप साइड में आओ। तो चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाता है? पृथ्वी आ जाती है। यानी चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की बल्ले बल्ले है, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की बल्ले बल्ले। समझ में आ गया? सूर्य अपने ही स्थान पे रहता है, ठीक है। अदला बदली किसकी होती? चंद्रमा और पृथ्वी की। समझ में आ गया? चलिए, अब मुझे अच्छे से पता होगा, आपको समझ आ गया होगा। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी कूदती है और सूर्य ग्रहण में कौन कूदता है? चंद्रमा कूदता है, ठीक है। और चंद्र ग्रहण में चंद्रमा को साइड लगा दिया जाता है। याद रखना, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा साइड में होगा, ठीक है। याद रखना, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा साइड में होगा, और सूर्य तो अपने ही स्थान पर रहता है। तो जब चंद्रमा साइड में होगा, सूर्य अपने स्थान से खिसकने की नाम ही नहीं ले रहा है, तो कौन बीच में आ जाएगा? पृथ्वी आ जाएगी, ठीक है। ऐसे याद करिए, कुछ चीज़ें आपको मतलब थोड़ा मजाक में याद करनी चाहिए जो आपको आ जाए। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। तो जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है, ठीक है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। जब क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा जो होता है वो सूर्य का कुछ भाग उससे क्या हो जाता है? चंद्रमा से ढक जाता है, जो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, जिससे क्या होता है? हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब चंद्र ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण में मैंने कहा था ना, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा साइड में, ठीक है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच जब क्या आ जाती? पृथ्वी आ जाती है, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन होता है। पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है, और चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। यानी जब देखिए, आपको पता है पृथ्वी है, यानी इसका कोई अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती। जब ये सूर्य का प्रकाश इस पर सीधे पड़ता है, तो इसका जो भाग जो होता है, यानी कि जो चंद्रमा पर पड़ने वाला भाग होता है, वो क्या होता है? छिप जाता है, ठीक है। इसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है, ठीक है, जिससे चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। इस स्थिति को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। और अगर चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी की उपछाया में हो, तो यह भाग हमें आंशिक रूप से दिखाई देता है, तो इस स्थिति को चंद्रमा का आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये पूछा भी जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाया और उपछाया को परिभाषित कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर है, सॉरी ये प्रश्न है। क्या है? जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में जाने वाले मार्ग में रख देते हैं। अपारदर्शी जैसे कि ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश आर पार ना हो पाए, वो अपारदर्शी कहलाती। जैसे लकड़ी का टुकड़ा हो गया, कागज हो गया हमारा, ठीक है। तो इनसे क्या होता है? प्रकाश इधर उधर नहीं जा पाता है। और पारदर्शी कौन सा होता है? जल हमारा पारदर्शी होता है, इससे एक प्रकाश आर पार हो जाता है। शीशा हमारा पारदर्शी होता है, इससे प्रकाश क्या होता है? किरणें आर पार जा सकती हैं। लकड़ी का टुकड़ा क्या हो गया? ये हमारा अपारदर्शी हो गया। लोहा अपारदर्शी हो गया, ठीक है। तो जब किसी अपारदर्शी वस्तु को हम कहाँ रख देते हैं? प्रकाश जाने वाले मार्ग में। आपको पता है प्रकाश की किरणें हमेशा क्या होती हैं? सीधी पड़ती हैं। प्रकाश की किरणें क्या होती है? हमेशा सीधी पड़ती हैं। और ये प्रकाश की किरणें आ रही है, और यहाँ पर हमने लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, ठीक है। तो जब ये लकड़ी का टुकड़ा रख देंगे, तो वस्तु जो है वो प्रकाश को आर पार से क्या कर देती? रोक देती। तो ये जो प्रकाश है ये यहीं पे रुक जाएगा, इसके इधर नहीं जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं, तो वस्तु प्रकाश को आसपास से क्या करती है? रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरी ओर अंधकार हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब लाइट जल रही होती है, और आप देखिए लाइट के सामने कोई ऐसी वस्तु रख दीजिए, लकड़ी का टुकड़ा ही रख दीजिए, तो देखिएगा यहाँ पर एक छाया बन जाती है, ठीक है। क्योंकि इसका प्रकाश जो है इसके पास नहीं जा पाता है, तो यहाँ पर एक अंधकार हो जाता है, ठीक है, अंधेरा हो जाता है। यह प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं, ठीक है। वस्तु की छाया कहते हैं। अब उपछाया किसे कहते हैं? जब प्रकाश के विस्तारित स्रोत से अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है, और ये छाया एक समान काली नहीं होती। आपने देखा होगा जब छाया बनती है तो पूरी काली नहीं होती है, बीच में काली काली होती है, और साइड में हल्की हल्की सी काली होती है, ठीक है, हल्की हल्की सी काली होती है, इस तरीके से कहा गया है। तो जब छाया का मध्य भाग अधिक काला होता है उसको हम प्रछाया कहते हैं। और उपछाया किसे कहते हैं? प्रछाया के चारों ओर कम काला भाग जो होता है, यानी जो बीच वाला भाग होता है जो बहुत ज़्यादा काला होता है उसको हम प्रछाया कहते हैं। और इसके बाद वाला जो कम काला भाग जो होता है इसे हम उपछाया कहते हैं, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंधी के क्या लक्षण है। और देखिए 2015 में पूछा गया है, और ये देखिए ये जो छाया और उपछाया का क्वेश्चन है ये भी 2015 में ही पूछा गया था। ठीक है, आंधी के क्या लक्षण, भाई ये आंधी हमें कैसे लक्षण पता चलेंगे आंधी के, आंधी कैसे आती है। आंधी मौसम से संबंधित एक घटना, आपको पता है ये भी एक तरीके का क्या है, मौसम है। इसमें तेज हवाओं के साथ धूल और गुबार उड़कर दृश्यता को कम कर देते हैं, यानी धुंधला धुंधला सा हो जाता है। कभी कभी आंधी झंझावाती और चक्रवाती तूफानों के पहले हिस्से को भी कहा जाता है, जिसमें वर्षा भी नहीं होती। गर्मियों में चलने वाली आंधियां आमतौर पर तापमान के बढ़ने की वजह से हवा का दबाव कम होने के कारण आती हैं। ठीक है, इस हवा के दबाव को संतुलित करने के लिए ठंडी जगह से ज़्यादा दबाव वाली हवा तेजी से गर्म जगह की तरफ बढ़ने लगती हैं, जो अपने साथ धूल भी लेकर आती हैं, जो आगे जाकर आंधी का रूप ले लेती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका चैप्टर है मृदा तथा फसलें। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपका। चलिए, तो मिट्टी क्या होती है, पूछा गया था एक बार प्रश्न कि मृदा किसे कहते हैं या मिट्टी किसे कहते हैं। ठीक है, और यह कितने प्रकार की होती है। तो मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी की सतह पर सतह बनाती है। मिट्टी क्या होता है, ये एक ऐसा पदार्थ होती है जो पृथ्वी की सतह को बनाती है। मिट्टी के निर्माण से भूकंप, ज्वालामुखी जैसी भौतिक शक्तियां बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर चट्टानों को सरका देती है। यानी मिट्टी के बनने से जो भूकंप वगैरह होता है, ज्वालामुखी वगैरह होती है, ऐसी ऐसी जो भौतिक शक्तियां होती हैं, ये बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ कर क्या करती, चट्टानों को सरका देती है। भूकंप आता है तो देखा होगा ना आपने, बड़े बड़े जो हमारे पहाड़ होते हैं वो भी गिरने लगते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं भूकंप आने से। ठीक है, और ज्वालामुखी विस्फोट होने से। मृदा का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो पेड़ पौधे मिट्टी से जल के साथ खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। यानी इसका उपयोग पेड़ पौधों के लिए किया जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टी से ही जल के साथ साथ खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। ठीक है, अवशोषण का मतलब होता है सोख लेते हैं। जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी इससे मृदा से क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी होती है, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं मिट्टी से जल के साथ साथ खनिज लवण भी लेते हैं, उनको भी सोखते हैं, और ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ये क्या हो गया भाई, डायरेक्ट काली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी आ गई भाई, यहाँ पर तो रह गया। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर तो चलिए मिट्टी की, यहाँ पर मिट्टी के प्रकार पूछे गए हैं। तो कौन कौन सी मिट्टी होती, जलोढ़ मिट्टी होती, काली मिट्टी होती, लाल मिट्टी होती, बलुई मिट्टी होती, पथरीली मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, लैटेराइट मिट्टी होती है। ठीक है, मैं बता दे रही हूँ आपको। ठीक है, दोमट मिट्टी होती है, लैटेराइट मिट्टी होती है। ठीक है, और कौन सी मिट्टी होती, लाल मिट्टी होती, चलो लाल मिट्टी तो यहाँ पर है। चलिए जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई महीन गाद से निर्मित होती है। यानी नदियों द्वारा लाई गई महीन गाद, जो भी चीज़ें यहाँ पर मतलब मान लो कि अगर मिस्टेक हो गया है यहाँ पर थोड़ा बीच में कि जो मिट्टी कितने प्रकार की होती हैं, तो मिट्टी जो होती है वो हमारी 10 प्रकार की होती हैं। ठीक है, क्या होता है, उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो ये सब जो मिट्टियाँ हैं, जो भी अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी मुझे ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर थोड़ा पर मिस हो गया ना यहाँ पर PDF बनाने में, तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सबसे बढ़िया बात ये है, देखिए मुझे 10,000 व्यू यहाँ पर चाहिए, क्योंकि सबसे बढ़िया बात यह है कि इसका जो PDF है फ्री में आपको वहाँ पर दे रही हूँ। यानी समझ लीजिए पूरा कोर्स मैं साइंस का आपको फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ, और अगर 10,000 व्यूज़ नहीं आए तो नेक्स्ट महामैराथन क्लास मैं नहीं दूँगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी। तो पहला है कि जलोढ़ मिट्टी, तो ये मिट्टी जो होती है नदियों द्वारा लाई गई महीन, जलोढ़ से याद रखिएगा कि जल द्वारा लाई गई होगी, नदियों द्वारा लाई हो गई। ठीक है, तो लाई गई महीन गाद से निर्मित होती है। ये संसार की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी में से एक है। ये मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान और प्रायद्वीप भारत की नदियों में डेल्टा प्रदेशों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में जैसे कि जहाँ जहाँ गेहूँ, चावल, गन्ना ये जो फसलें उगाई जाती, वहाँ पर ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या है, ये ज्वालामुखी शैलों से निर्मित मिट्टी होती है। यानी जो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है, उससे जो निकलने वाली जो मिट्टियाँ जो बनती हैं, उससे ये निर्मित होती है, उससे बनती है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि ये ज्वालामुखी के लावा से निर्मित होती है, क्योंकि यह दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों की अपक्षय और उनके टूटने फूटने से निर्मित हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल मिट्टी, जिसे हम रेड सॉइल कहते हैं। लाल मिट्टी आग्नेय शैलों से बनी होती है, क्योंकि उर्वरकों की सहायता से इसमें फसल उगाई जाती है।
लाल मिट्टी ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। देखिए यहाँ पर भी छूट गया है, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, मिट्टी आपको तो रटना ही है भाई, ठीक है। बलुई मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, यह बलुई और दोमट मिट्टी का सम्मिश्रण होता है, यानी दोनों का मिश्रण होता है। इसमें आलू और मूंगफली उगाया जाता है, ठीक है। जिसमें उगाने की बात की जा रही है कि जहाँ पर फसल जो आम तौर पर फसल यानी कि जो क्या बोलते हैं, जैसे कि गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, धान हो गया, आलू हो गया, मूंगफली हो गया, इस तरीके की मिट्टी ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पथरीली मिट्टी। यह मिट्टी प्रायः पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाती है। पथरीली है तो जाहिर सी बात है पत्थर वगैरह कहाँ पहाड़ी इलाकों में होते हैं। मिट्टी का उपयोग चारागाह बनाने तथा जंगली लकड़ी के लिए किया जाता है, ठीक है। फसलें, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसमें से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि फसल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं और इनके अंतर्गत आपको बताना खरीफ की फसल, रबी की फसल, ठीक है, जायद की फसल, ये क्या होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी इसका आपको क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो एक साथ एक ही स्थान पर उगाए गए एक जाति के पौधे को के समूह को फसल कहते हैं। बहुत ही बढ़िया देखिए आंसर दिया है कि एक साथ, देखिए जब आप गेहूं की फसल उगाते हो तो एक ही साथ उगाते हो, ठीक है। एक ही जाति का मतलब जो गेहूं, जैसे चावल है, मान लो चावल के मुझे नेम पता है ना, गेहूं का तो एक ही है। चावल जैसे जैसे मान लो कि बासमती चावल होते हैं, बासमती राइस जैसे बोलते हैं, तो आप क्या करोगे, एक खेत में, एक पूरे खेत में आप बासमती राइस ही, यानी कि आप बासमती चावल का जो धान होता है उसी को पूरे खेत में आप क्या करोगे, उगाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक आपने क्या बोलते हैं, एक कतार में आपने बासमती डाल दिया, दूसरे में आपने जो भी होते हैं, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जो भी है चावल की जो वैरायटीज़ होती हैं उनमें से ऐसा नहीं करते हो ना। एक मतलब एक स्थान, एक साथ एक ही स्थान पर उगाए गए एक ही जाति के पौधे को के समूह को हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ, तो एक ही स्थान पर पूरे गेहूँ आपने क्या किया, उगाया, ठीक है। चलिए, ऋतुओं के अनुसार पहले तीन प्रकार की होती हैं, खरीफ, रबी और जायद की फसल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि खरीफ की फसल क्या है, रबी की फसल क्या है, जायद की फसल क्या है, ये छूटना नहीं चाहिए। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, मूंग, अरहर, सोयाबीन, धान, कपास, जूट, मक्का, ये सभी हैं, ठीक है। रबी की फसल जो है इसमें सबसे ज़्यादा आपके जो है वो दालें उगाई जाती है रबी की फसल में, है ना। तो ये फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है। इसमें जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, बरसीम, मेथी, आलू, ठीक है। जायद की फसल, देखिए जायद की फसल जो होती है ये गर्मी के दिनों में जून तक, जैसे कि इनका ये जैसे कि आपने देखा होगा तरबूज है, ठीक है, खरबूजा है, ये सब जायद की फसल है, ठीक है। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, ये सब क्या है, जिनसे हमें पानी की हमें आवश्यकता जो होती, यानी पानी की आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है। जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूजा, देखा होगा गर्मी में बहुत बिकता है, ठीक है। लौकी, करेला फसलों की खेती की जाती है, इन फसलों को जायद की फसल कहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक महत्व के आधार पर फसलें कौन कौन सी हैं। तो जैसे अनाज वाली फसलें, ये क्या है, इनसे हम इनका क्या करते हैं, इनसे हम अपनी जो आर्थिक स्थिति है उनको भी पूरा करते हैं, ठीक है। जैसे अनाज वाली फसलें, जैसे धान है, गेहूँ है, जौ है, इसको बेच कर लोग क्या करते हैं, धन कमा लेते हैं, ठीक है। मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि फसलें अनाज वाली फसलें हैं। नेक्स्ट है दलहनी वाली फसलें, जिनमें दालें होती हैं, जैसे अरहर की दाल, मूंग, उड़द, चना, मटर, मसूर, ये प्रोटीन प्रदान करने वाली फसलें होती हैं, ठीक है। दाल से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है तिलहनी वाली फसलें, तिलहनी यानी कि जिनसे हमें तेल मिलता है, ठीक है। जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंडी, सरसों, सूरजमुखी, कुसुम, ककड़ी, राई, अलसी आदि तेल देने वाली फसलें हैं। फिर क्या, सब्जी वाली फसलें, सब्जी वाली फसलें कौन है, सब्जी कौन कौन सी बनती हैं, आलू है, बैंगन है, लौकी है, गोभी है, कद्दू है, टमाटर है, तुरई है, भिंडी है, ठीक है। फिर क्या है, ये सब क्या है, सब्जी वाली फसलें। अब क्या, औषधि वाली फसलें, औषधि वाली फसलें जो हमारे क्या करते हैं, औषधि में काम आती है, जो हमारी बीमारियां, रोगों को बचाती हैं, रोगों से हमें, जैसे अदरक हो गया, अदरक बहुत खांसी वगैरह में है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी चोट लगने पर लगाई जाती, पुदीना, प्याज, लहसुन, मेथी, लौंग, काली मिर्च आदि औषधि वाली फसलें हैं। नेक्स्ट है मसाले वाली फसलें, जैसे धनिया हो गया, जीरा हो गया, सौंफ, अजवाइन, हल्दी, मेथी, ये सभी आप लिख सकते हो, मुझे पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, या और एग्रीकल्चर शब्द कहाँ से लिया गया है। तो एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया, याद रखिएगा, ये आपके बहुविकल्पी में पूछा जाता है। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया, जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एगर और कल्चरा।
जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है एगर और कल्चरा, जिसमें एगर का अर्थ क्या होता है मृदा यानी मिट्टी, और कल्चरा का अर्थ होता है खेती करना, ठीक है, यानी मिट्टी की खेती करना। समझ में आ गया? चलिए अब इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। एग्रीकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम फसल उत्पादन, पशुपालन, ठीक है, एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ खेती ही करते हैं, मिट्टी की खेती नहीं, जहाँ पर फसल उत्पादन हो, जहाँ पर पशुपालन, ठीक है, जैसे भेड़ होते हैं, बकरी होती हैं, गाय हमें क्या करती है, दूध देती, भैंस दूध देती है, भेड़ से हमें ऊन मिलता है, ठीक है, बकरी दूध देती है, इस तरीके से। मधुमक्खी पालन होता है, शहद मिलता है। मछली पालन यानी मछली भी तो होती, मछली को भी तो बेचते हैं, उसका भी तो व्यापार होता है। डेयरी उत्पादन यानी कि जहाँ पर दूध वगैरह मिलता है। अन्य विषयों का अध्ययन करते हैं, इसे एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। चलिए, फसलों का सफल उत्पादन की क्या विशेषताएं, इसकी क्या आवश्यकताएं हैं, ये पूछता है आपसे क्वेश्चन। तो फसलों के सफल उत्पादन के लिए निम्न आवश्यकताएं होती हैं, जैसे खेत में हल चलाकर मिट्टी का पलटना और स्थिर करना, जिससे मिट्टी की कृषि योग्य हो सके, यानी जो मिट्टी है वो खेती करने योग्य हो सके। बीज बोने से पूर्व खेत में खाद और पोषक तत्वों को मिलाना, यानी कि जब भी हम बीज को बोएं तो उससे पहले हम उस मिट्टी को उपजाऊ करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, पोषक तत्वों को मिलाते हैं, खनिज लवणों को मिलाते हैं, ठीक है, और उसको उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना, यानी समय पर हमें खेतों की क्या करना चाहिए, सिंचाई करना चाहिए। फसल की पशु पक्षियों एवं कीटों से सुरक्षा करना, यानी बहुत से पशु पक्षी और कीट जो होते हैं वो हमारे फसल को नष्ट कर देते हैं। फसल काटने के बाद भंडार करना, ठीक है। चलिए, यानी इसको स्टोर कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कर्षण, और ये आपका 2017 में पूछा गया था कि कर्षण किसे कहते हैं। तो जुताई हेतु खेती की तैयारी से लेकर के फसल काटने तक की सभी क्रियाएं कर्षण कहलाती। समझ में आ गया? कर्षण का मतलब होता है कि जब खेती करने से पहले की क्रिया से लेकर के खेती के बाद तक की जो भी क्रियाएं होती, जुताई से लेकर के फसल कटने तक की जितनी भी बीच में प्रोसेस होती, जितनी भी क्रिया होती, वो कर्षण कहलाती। समझ में आ गया? चलिए, अब आप नहीं बोलोगे, देखिए बहुत इजी, इतना टफ नहीं है, ठीक है। जुताई क्या होता है, भूमि को फसल बोने योग्य बनाने की क्रिया को जुताई कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम किसी फसल को उगाते हैं तो सबसे पहले उस खेत की क्या करते हैं, उस मिट्टी की क्या करते हैं, जुताई करते हैं, ठीक है। खेती के लिए खेत की जुताई का विशेष महत्व है। खेत की जितनी जुताई होगी फसल उतनी ही बढ़िया होगी, उतनी ही उत्तम होगी, ठीक है। ये सब आप बना कर भी लिख सकते हो। जुताई से मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है। भुरभुरा बनाने से मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है, ठीक है। भुरभुरा बनाने से मिट्टी उपजाऊ भी होती है, और उसमें क्या होता है, उसमें जो ऑक्सीजन जो है वो पहुंचती रहती है। गहराई तक जोतकर मिट्टी को वायु के संपर्क में लाया जाता है। हल चलाना, खोदना, पाटा देना तथा जोत के अन्य यंत्रों से भूमि को उपजाऊ बनाना सभी जुताई के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, अब बुआई क्या होता है, बोना, बुआई मतलब बोना, ठीक है। और किसको बोते हो आप, बीज को बोते हो। तो बुआई के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कौन सी प्रक्रिया होती है, बीजों का चुनाव करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, सबसे पहले बीज का चुनाव करते हैं कि कौन सा बीज बेस्ट है, हमें बोना चाहिए। दूसरा हम उस बीज को छिड़काव विधि के द्वारा, यानी उस बीज को उसका छिड़काव करते हैं, पूरे खेत में छिड़कते हैं उसको। तीसरा पॉइंट है हम कतार विधि, यानी रो टू रो होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे जो छिड़काव विधि में जो भी दिक्कतें आती हैं उनको हम यहाँ पर सही करते हैं। फिर क्या है, रोपाई विधि, हम रोपाई करते हैं, ठीक है। रोपाई में क्या होता है, इसमें जो होता है, जो छिड़काव या कतार में बीजों को उगाया जाता है, ये जैसे धान है, मिर्च है, ठीक है। तो ये पौधों को जो तैयार करते हैं खेत में लगाने के लिए, उसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। ट्रेंच विधि, ये सारी विधियों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। वैसे यहाँ पर इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये पूछ भी सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते, ठीक है। बीजों का चुनाव, सबसे पहले हम बुआई में क्या करते हैं, बीजों का चुनाव करते हैं, यानी बोने के लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है, बीज की, और हम बीज का चुनाव करते हैं कौन सा बीज सबसे उत्तम है। तो बीज नए पौधों को जन्म देते हैं। उनका चुनाव करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे स्वस्थ हैं और मिलावट रहित, यानी किसी भी केमिकल या रासायनिक उर्वरक उसमें ना मिले हों। उनमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए, यानी कि देखना चाहिए कि किसी प्रकार का रोग या कीड़े वगैरह ना लगे हों। नेक्स्ट है छिड़काव विधि, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग मेथड। यह फसल बुआई की सबसे पुरानी विधि होती है। देखा होगा आपने, जब खेत में जब बीज होते हैं वो क्या करते हैं, छिड़कते हैं, ऐसे से पूरे में बीज को छिड़कते हैं, ठीक है, ताकि सब जगह पूरे खेत में वो बीज क्या हो जाए, फैल जाए। इसका फ़ायदा यह है कि विधि आसान और कम समय वाली होती है। इस विधि में खेत को अच्छी तरह से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा बना दिया जाता है। उसके बाद हाथों से बीजों को खेत में छिड़का दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हल्की जुताई कर बीजों को मिट्टी से मिलाकर पाटा
लिया जाता है, यानी इसको पाट दिया जाता है। इस विधि से के बहुत से फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। इस विधि से अधिक बीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो बीज जमीन में निश्चित गहराई के नीचे चले जाते हैं उनका अंकुरण नहीं हो पाता। देखिए, इससे फायदा भी है और नुकसान भी है। ये कि छिड़काव से क्या होता है, जो बहुत अंदर चले जाते हैं बीज, उनका क्या होता है, अंकुरण नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि उनको सही तरीके से वायु नहीं मिल पाती है, इसलिए ही अधिक बीज दर रखने की आवश्यकता पड़ती है। बीजों को छिड़क कर बोने से बीजों का वितरण समान रूप से नहीं हो पाता है, कहीं कहीं कम और कहीं कहीं ज़्यादा बीज गिर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, चूंकि फसल निश्चित दूरी पर नहीं होती है, अतः बहुत से कृषि कार्य जैसे निंदाई गुड़ाई में नहीं हो पाती है या बाधा होती है। इस विधि का प्रयोग करने के लिए अच्छा अनुभव चाहिए, यानी कि पहले से आपको अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बीज खेत में ढंग से नहीं फैलते हैं। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो बीज क्या होंगे, खेत में नहीं फैल पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट है कतार विधि। तो ये विधि विभिन्न साधनों को कृषि यंत्रों जैसे सीड ड्रिल, पैंडी ड्रम सीडर, कल्टीवेटर आदि से की जाती है। छिड़काव विधि की जो भी दिक्कतें आती हैं उनमें इस विधि से छुटकारा पाया जा सकता है। इस विधि में कतार से कतार की दूरी समान रखी जाती है, जिसकी वजह से निराई गुड़ाई आसानी होती है। इतना ही नहीं, इस विधि से खरपतवार भी कम पैदा होते हैं। यदि विधि विभिन्न कृषि औजारों से की जाती है तो गेहूं में जीरो टिलेज भी आजकल बहुत प्रचलित है। सीड ड्रिल मशीन से निश्चित दूरी तक भी क्या होता है, बीजों की बुआई की जाती है। फिर क्या होता है, रोपाई, जिसको हम ट्रांसप्लांटिंग मेथड कहते हैं, यानी प्लांट लगा करके जो होता है ना, नर्सरी से लाए जाते हैं। यह विधि नर्सरी में पहले से तैयार पौधों को मुख्य खेत में लगाने के लिए उपयोग की जाती है। यानी जो नर्सरी होती है उसमें जो पौधे होते हैं उनको ला करके वहाँ पे खेतों में इसको क्या किया जाता है, बोया जाता है। नर्सरी में छिड़काव या कतार विधि अपनाकर बीजों को उगाया जाता है, और यह विधि धान, मिर्च, गोभी, वर्गीय, टमाटर, बैंगन आदि सब्जी वाली फसलों में अपनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि ये फसलें बहुत नाजुक होती हैं, जिन्हें नर्सरी में देखभाल कर मुक्त खेत में लगाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेंच विधि। आप कह रहे होंगे मैम बहुत जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें पढ़ा रही, तो ये थोड़ा आपको यहाँ पर आपको तो सिर्फ पढ़ना ही है ना, इतना कुछ टफ नहीं है। जहाँ पर समझाने की बात होगी वहाँ समझाऊंगी। ट्रेंच विधि, इस विधि में खेत तैयार करने के बाद ट्रेंच ओपनर की मदद से लगभग 1 फीट चौड़ी और लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी नाली बना लेते हैं। इसी ट्रेंच में खाद और उर्वरक मिलाकर बुआई कर दी जाती है, और यह विभिन्न गन्ने में, ये जो विधि है गन्ने में अपनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिंचाई की परिभाषा। सिंचाई क्या होता है, बहुत पूछा गया है ये आपका क्वेश्चन। पेड़ पौधों एवं फसलों की नियमित वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए वर्षा के अतिरिक्त कृत्रिम रूप से जल देना ही सिंचाई कहलाता है। यानी कि जब बारिश नहीं होती है, यानी कि जहाँ पर सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है फसलों में अच्छे वृद्धि के लिए और अच्छी उत्पादकता के लिए, तो जब वर्षा नहीं होती तो वहाँ पर क्या होता है, आप वहाँ पर पानी देते हो। ठीक है, जल वहाँ पर आप उस खेत को देते हो, तो उसी को हम सिंचाई कहते हैं, यानी कि कृत्रिम रूप से जल देना। ठीक है, सिंचाई की भी बहुत सारी विधियां होती, जैसे प्रवाह विधि, जिसे हम फ्लोटिंग मेथड कहते हैं। इस विधि में कम परिश्रम करना होता है, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। इसे कटाऊ अथवा अपलावन विधि भी कहते हैं। इस विधि से पूरे खेत में तब तक पानी दिया जाता है जब तक कि पानी पूरे खेत में सही तरीके से ना फैल जाए या समान रूप से ना फैल जाए। नेक्स्ट होता है क्यारी विधि, और क्यारी विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसका यहाँ पर डायग्राम भी लेकर, ये क्यारी बनाई जाती है ना, इस तरीके से क्यारियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो इस विधि से सिंचाई के लिए पहले क्यारियाँ यानी बरहे बनाए जाते हैं। क्यारियाँ को बरहे बोलते थे। ठीक है, क्यारियाँ का आकार भूमि की किस्म, फसल और सिंचाई के साधन और खेत की समतलता पर निर्भर करता है, यानी कि कैसी उस भूमि की उस किस आकार की वो भूमि है, किस किस्म की फसल है, यानी अच्छी है या कैसी है, ये इस पर निर्भर करता है। ठीक है, सिंचाई के उद्देश्य क्या होते हैं, पौधे में होने वाली क्रियाएं जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन आदि के लिए ये आवश्यक है। ठीक है, पौधों को खाद और खनिज लवण जल से ही प्राप्त होता है। पौधों में 90% जल मौजूद होता है। चलिए, अब देखिए 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, शॉर्ट क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, अति लघुत्तरीय प्रश्न में, कि मिट्टी पटल हल किस आकार का कूट करता है, तो कूट कटता है तो आयताकार। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है 2015 में पूछा गया, तो और ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। एक बार जो है हमारा जो कल्टीवेटर है उसका चित्र पूछा गया है कैसा होता है, और एक पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, और इसका जो कल्टीवेटर का चित्र है वो भी आगे अभी दिखाऊंगी आपको, पूछा गया है। तो कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरण यानी डिबलर एवं कल्टीवेटर की उपयोगिता लिखिए। ठीक है, तो डिबलर का काम क्या होता है, अभी आपने पढ़ा डिबलर और कल्टीवेटर का काम कहाँ पर किया जाता है, तो यह रबी फसल के बीजों में, रबी की फसल कौन सी होती है, जितनी भी आपकी दालें होती किस में होती है, रबी की फसल में होती हैं। तो ये रबी की फसल के बीजों को बोने के साधारण यंत्र हैं।
इसके द्वारा छिद्रों के माध्यम से बीज बोया जाता है और यानी जो है क्या किया जाता है, जिससे फसल का औसत उत्पादन जो होता है अधिक होता है। जैसे गेहूं बोए जाते हैं, ठीक है। कल्टीवेटर से क्या होता है, ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर यंत्रों का उपयोग करके खेत की जुताई कर मिट्टी को उलट पलट दिया जाता है। आपने देखा होगा ट्रैक्टर के पीछे क्या होता है, इस तरीके से कल्टीवेटर लगा होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, खेत की जुताई की जाती है और मिट्टी को उलट पलट किया जाता है। इससे मिट्टी में क्या होता है, गुणात्मक सुधार होता है और इन यंत्रों से श्रम एवं बचत की भी क्या होती है, यानी कि कम लागत लगती है और इसके साथ साथ मेहनत भी कम लगती है और समय भी कम लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा गया कि फसल चक्र या फसल चक्रण किसे कहते हैं। सेम बात ही है, ठीक है, एक ही बात है। तो फसल चक्र किसे कहते हैं, किसी खेत में फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्र कहलाता है। यानी कि एक बार आपने मान लो गेहूं बोया, फिर 6 महीने बाद आपने क्या बो दिया, धान बो दिया, या 6 महीने बाद आपने सरसों बो दिया, या 6 महीने बाद आपने गन्ना बो दिया। इस तरीके से मतलब कि किसी खेत में फसलों का अदला बदली कर देना, यानी कि एक बार ये तो दूसरी बार वो, तीसरी बार वो, एक साथ। यानी मान लो आपने एक बार गेहूँ बोया, फिर आपने गेहूँ बोया, फिर गेहूँ बोया, तो इससे क्या होती है, जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ नहीं रह जाती है, ठीक है। तो किसी खेत में फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्र कहलाता है। समझ में आ गया सिर्फ क्या होता है, फसलों को अदल बदल कर बोना, ठीक है, जिसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। ऐसा करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो होती है वो बनी रहती है और अच्छी और उपज मिलती है, ठीक है। यानी कि जो अच्छी उपज मिलती है, यानी जो हम बोते हैं उसको अच्छे से हमें वो मिलती है। एक किसान एक उचित फसल चक्र को अपनाकर अपनी भूमि से अधिकाधिक आर्थिक लाभ उठा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया ना, कल्टीवेटर किसे कहते हैं। आपने देखा होगा, ये देखिए ये यंत्र है जो आपने देखा होगा ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है ना। तो खेती के लिए प्रयुक्त कल्टीवेटर का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र आपको सीखना हो, देखिए कितना ईजी है, ठीक है। यहाँ पर ये होता है, ये कुंदा होता है, ये जो होता है ये फ्रेम होता है, और ये हत्था होता है, ठीक है। ये तो आपको पता है पहिया होता है, ठीक है। ये देखिए बहुत ईजी है, बिल्कुल लग रहा है जैसे क्या लग रहा है, काकरोच लग रहा है ना। चलिए फसल चक्र से आप क्या लाभ है, और ये चित्र आप सीख लेना, इसमें कुछ भी तो नहीं है इस चित्र में, ठीक है। कैसे सीखना है, वी बना लेना, ठीक है, ऐसे वी बना लेना, एक बार वी ऐसे, एक बार वी ऐसे बना लेना। इनको जो जितने भी वी बने इनको क्या करना है, मोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर डबल वी बना, इनको मोड़ देना है, 4 बार बन गया। फिर यहाँ पर आप क्या करिएगा, यहाँ पर ऐसे आइएगा, यहाँ पर जितने भी वी बनाए उनको फिर जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर भी एक ऐसे बनाइएगा, यहाँ पर भी ऐसे पहिए के लिए यहाँ पर बना दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हुक लगा दीजिएगा, यानी कुंदा जो लगाया जाता है, ठीक है। बस इस तरीके से, देखिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। चलिए फसल चक्र से क्या लाभ है, यानी फसल चक्र से लाभ क्या होता है, ठीक है। तो फसल चक्र से मृदा की जो उर्वरता बढ़ती है, ठीक है। यानी आप अलग अलग खेती करोगे तो क्या होगा, यानी कि आप क्या करोगे, 6 महीने एक बार आपने गेहूं बोया, फिर उसके बाद आपने क्या बो दिया, धान बो दिया, फिर उसके बाद आपने यानी कि अलग अलग फसल को बोगे, तो इससे क्या होता है, फसल चक्र से मृदा की उर्वरता जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है। भूमि में कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात में भी वृद्धि होती है। इसके साथ साथ मृदा क्षरण की रोकथाम होती है, यानी मिट्टी के जो क्षरण होती है, यानी कि जब आप मान लो एक बार आपने कुछ बोया फिर साल भर छोड़ दिया ऐसे, तो उसमें क्या होती है, मिट्टी क्या होती है, बह जाती। कभी बारिश हुई या हवा बहुत तेज़ चली तो मिट्टी बह जाती है, तो उससे मिट्टी की जो मृदा की जो क्षरण की क्या होती है, रोकथाम होता है, ठीक है, उसकी रोक होती है। फसलों का बीमारियों से बचाव होता है। अब भाई जब आप किसी फसल को मान लो आपने बोया है, आपने उसको काट लिया, अब उसको बेच दिया या आपने स्टोर कर लिया, उसके बाद दूसरी फसल बोई, तो आप क्या करते हो, वहाँ पर फिर से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हो, जुताई करते हो, बुआई करते हो। तो इस तरीके से क्या होता है, उस फसल पे कोई बीमारियाँ नहीं होती हैं, ठीक है। कीटों का नियंत्रण होता है, यानी आप कीटों को क्या कर सकते हो, उस पर नियंत्रण कर सकते हो, उसको रोक सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। देखिए 2019 में पूछा गया है। तो हमें प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके, ठीक है, वृक्षारोपण करने चाहिए। वनों का संरक्षण करके हम क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा पा सकते हैं। बड़े उद्योगों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटा करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया है कि भूकंप आने से क्या क्या कारण हैं, यानी भूकंप आने के क्या क्या कारण हैं, भूकंप से बचने के उपाय एवं प्रबंधक से क्या क्या तरीके अपनाएं, स्तर से अपनाएंगे, अपने तरीके अपने स्तर से अपनाएंगे, लिखिए, ठीक है। तो साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ क्या होता है, भूमि का कांपना या भूमि का कंपन करना। आपने भूकंप तो देखा ही होगा भाई, भूकंप तो देखा है ना, आया था एक बार भूकंप, ठीक है।
तो जो भूकंप होता है यानी कि भूमि का यानी कि हमारी पृथ्वी का कंपन करना यानी कि हमारी पृथ्वी का कांपना या पृथ्वी का हिलना। ठीक है, अब इसके कारण पूछे हैं तो ये ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी हो सकता है, पृथ्वी के सिकुड़ने से भी हो जाता है, बलन और भ्रांश से भी हो जाता है, भू संतुलन से भी होता है, कृत्रिम से भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भूकंप से उपाय यानी इसके बचने के क्या उपाय है। ठीक है, भूकंप से बचने के उपाय। तो भूकंप महसूस होते ही घर से बाहर निकलकर खुली जगहों पर चले जाएं। आपने देखा होगा भूकंप आया था, सब लोग कैसा अपने घर से बाहर निकल के चले, बिल्डिंग में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती वहाँ से लोग जल्दी से घर से बाहर उस बिल्डिंग से बाहर निकल आते थे। ठीक है, अगर गली काफ़ी संकरी हो और दोनों ही ओर बहुमंजिला इमारतें बनी हो तो बाहर निकलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तब घर में ही सुरक्षित ठिकाने पर रहें। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारी गलियां एकदम छोटी छोटी सी बनी होती, वहाँ पर खड़े होने से क्या फ़ायदा, अगर वहाँ से छत गिर गई तो कौन सा हम बच जाएंगे। ठीक है, जब बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं जहाँ से यानी बहुत बहुमंजिला यानी कई सारी मंजिल की जो इमारतें बनी होती वहाँ से जब तक हम उतरेंगे तब तक हमारा काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि भूकंप आने से क्या होता है वो इमारत हिलेगी तो हम गिरेंगे, लुढ़केंगे, चोट आएगी, है ना। तो इससे अच्छा है कि हम उस सुरक्षित कहीं कोने में बैठे रहें। ठीक है, नेक्स्ट है अगर घर से बाहर निकलने में काफ़ी वक्त लगने का अनुमान हो तो कमरे में कोने में या किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे छिप जाएं। सिर के साथ साथ शरीर के संवेदनशील अंगों को पहले बचाने की कोशिश करें, यानी जितने भी हमारे शरीर के संवेदी अंग होते हैं, संवेदनशील अंग होते हैं, उनको हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जलीय अपर्दन किसे कहते हैं, और ये 2015 में पूछा गया था। यह कितने प्रकार का होता है। तो जल या बाढ़ द्वारा मिट्टी के कटाव को जलीय अपर्दन कहते हैं, यानी जल और बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी का कटाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, जलीय अपर्दन कहते हैं। तेज वर्षा के जल से बलुई मिट्टी का कटाव सबसे अधिक होता है, चिकनी मिट्टी का अपर्दन कम होता है। ठीक है, अब इसके कितने प्रकार का होता है, तो ये निम्नलिखित प्रकार का होता है। एक तो हो गया वर्षा बूंद अपर्दन, ठीक है, दूसरा अल्प सरिता अपर्दन हो गया, तीसरा अवनालिका या खंड अपर्दन, फिर क्या है परत अपर्दन, भीहड़ अपर्दन, नदी तट अपर्दन, पुलिन या समुद्र तट अपर्दन, हिमनद अपर्दन और भूस्खलन द्वारा अपर्दन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया है कि प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा में क्या अंतर है। तो प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती हैं। प्राकृतिक आपदा आपको पता है जैसे कि भूकंप हो गया, ये हम तो नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या है, ये प्राकृतिक होती, सुनामी प्राकृतिक होती, बादलों का फटना ये भी प्राकृतिक आपदा है, विस्फोट होना, ज्वालामुखी विस्फोट होना ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ज्वालामुखी। तो क्या है कि प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती हैं। इन आपदाओं की पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना असंभव है। हम इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, असंभव है बिल्कुल। हमें नहीं पता कि कब भूकंप आ जाए, हमें नहीं पता कब सुनामी आ जाए, कब बादल फट जाए, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मानव जो निर्मित आपदाएं होती हैं, ठीक है, कुप्रबंध अथवा दुष्कर्मों के कारण उत्पन्न होती हैं। कैसे आपदाओं की भविष्यवाणी या पुनर्अनुमान संभव है। जैसे आग लगना, हमें पता है कि आग कब लग सकती है। ठीक है, परमाणु विस्फोट होना हमें पता है कब हो जाएगा। आतंकवादी गतिविधियां, ये भी हमें पता है कब आतंकवादी आएंगे और हमें मारने लगेंगे, इसका हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो ये होती है मानवकृत आपदाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपर्दन किसे कहते हैं, 2015 में पूछा गया है। और आपको बता दूं अभी सिर्फ आपका चैप्टर 2 ही चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से चैप्टर 2 कितना इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। मृदा अपर्दन, तो बहते हुए जल या हवा या जीव जंतुओं मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत की कट जाने और उड़कर अन्यत्र रूपांतरित हो जाने को मिट्टी के कटाव या मृदा अपर्दन कहा जाता है। यानी कि जैसे मतलब बारिश हुई या बारिश के बहाव से या फिर हवा के चलने से या जीव जंतुओं से जो क्या होता है, जो हमारी जो मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है, बह जाती है। ठीक है, कट जाती है, बह जाती है, मिट्टी का कटाव हो जाता है, ये क्या कहलाता है, मृदा अपर्दन कहलाता है। ठीक है, इसको रोकने के क्या क्या उपाय हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए। सबसे बेहतर है कि हम वृक्षारोपण यानी वृक्षों को लगाएं, उसको काटने ना दें। फसल चक्रण के माध्यम से भी कर सकते हैं, बांध का भी निर्माण कर सकते हैं। अतिवृष्टि को रोकना यानी कि ज़्यादा बारिश को रोक सकते हैं। पट्टी और छत पर कृषि, ठीक है, और समोच्च जुताई का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अपर्दन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, इसलिए मैं इसको छोड़ नहीं सकती हूँ। तो अपर्दन के क्या कारण होते हैं, देखिए आपका 1 घंटा होने वाला है। तो मृदा अपर्दन के कई भौतिक और मानवीय कारण हैं, जिसमें
से प्रमुख निम्नलिखित हैं। जैसे एक तो आपका भौतिक कारक हो गया। भौतिक कारक में कौन कौन से आ गए? जैसे नदी आ गई आपकी, तो बाढ़ के समय नदी का पानी दूर दूर तक फैल जाता है, इसे मृदा की परत को बहकर ले जाता है। यानी नदी के माध्यम से जब बाढ़ आ जाती है तो मिट्टी क्या करती है? बाढ़ में जो है मिट्टी बह जाती है। ठीक है। मूसलाधार वर्षा, मतलब बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, तो जब तेज़ी से बारिश होगी तो जाहिर सी बात है मिट्टी बहकर चली जाएगी। तो मूसलाधार वर्षा होती है तब वर्षा का जल तेज़ी से गति धरातल पर बहने लगता है, तेज गति से धरातल पर बहने लगता है और मृदा का अपरदन करता है। नेक्स्ट है भूमि का ढाल। समतल भूमि पर अपरदन कम होता है, परंतु खड़े ढाल वाली भूमि पर अपरदन अत्यधिक होता है। यानी जो समतल भूमि, इस तरीके से भूमि बनी, उस पर अपरदन कम होगा, यानी मिट्टी कम बहेगी। लेकिन जो इस तरीके से बनी हुई है, इसमें मिट्टी ढाल वाली जो होती है, इसमें मिट्टी बह जाती है। नेक्स्ट है वायु, यानी शुष्क वनस्पतिहीन मरुस्थलीय प्रदेशों में वायु मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण है। वायु द्वारा मृदा अपरदन वायु की गति पर निर्भर करता है। तेज चलने वाली वायु अधिक मात्रा में अपरदन करती है और राजस्थान में वायु द्वारा अपरदन होता है। अब कुछ मानवीय कारक की वजह से भी मिट्टी हमारी हो जाती है, जैसे वनस्पति का विनाश। अब पेड़ पौधे आप काट दोगे, वनस्पतियों का विनाश हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है हमारी मिट्टी हवा में कभी बह जाएगी, कभी बारिश में बह जाएगी, है ना। तो पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं, जिससे जल तथा वायु मिट्टी का अपरदन आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पेड़ों के तने पानी के बहाव की गति को कम कर देते हैं। जिन क्षेत्रों में वनस्पतियों का नाश किया गया है वहाँ मृदा अपरदन बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। नेक्स्ट है पशुचारण। वन पशुओं के लिए चारा प्रदान करते हैं, परंतु आवश्यकता के अधिक पशुचारण से वनस्पति का नाश होता है। यानी जब पशु जो होते हैं चारा जब चर ही लेंगे तो क्या होगा? मिट्टी का विनाश हो जाएगा। ठीक है। अधिक चराई से वनस्पति का आवरण समाप्त हो जाता है, जिससे मिट्टी खोखली हो जाती है और इस स्थिति में मिट्टी पर जल तथा वायु का प्रभाव तीव्र होता है। नेक्स्ट है कृषि यानी खेती। मृदा अपरदन कृषि के ढंग पर बहुत हद तक निर्भर करता है। कृषि के अवैज्ञानिक ढंग से 3 प्रकार से मृदा अपरदन के उत्तरदायी होते हैं। जैसे ढाल की ओर खेत की जुताई की जाए तो पानी सरलता से मिट्टी से बहकर निकल जाता है। ठीक है। खेत में बार बार एक ही फसल बोई जाए तो फसल चक्र यानी प्रणाली का प्रयोग ना किया जाए तो मिट्टी में उपस्थित खनिज और जो तत्व होते हैं, यानी जो पोषक तत्व होते हैं, वो उसका संतुलन जो होता है वो बिगड़ जाता है और अपरदन आसानी से होता है। नेक्स्ट है मनुष्य तथा जीव जंतु। मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए खेत जोता है, नहरें तथा कुएं खोदता है, भवन निर्माण करता है, अन्य कई प्रकार से मृदा अपरदन का कारण बनता है। कई प्रकार के जीव भी अपने निवास के लिए मिट्टी में बिल बनाते हैं और मिट्टी की खोखला कर देते हैं। मिट्टी को खोखला कर देते हैं, एक बार कर देते हैं, परिमाण स्वरूप वायु तथा जल उस मिट्टी को आसानी से बहाकर ले जाते हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू हो रहा है कार्य एवं ऊर्जा, और इसमें आपका 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्य की परिभाषा यानी कार्य किसे कहते हैं, ये पूछा गया था। ठीक है। तो कार्य किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर बल लगाने से विस्थापन उत्पन्न हो जाए तो वस्तु पर बल द्वारा कार्य किया जाता है। यानी एक आ गया, जैसे मान लो कोई वस्तु है और हम उस पर बल लगाएंगे, यानी उस पर फोर्स लगाएंगे, यानी उस पर धक्का देंगे। तो जैसे मान लो कोई वस्तु रखी है और जब तक आप उसमें थोड़ा सा भी बल नहीं लगाओगे, फोर्स नहीं, वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगी। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाने से विस्थापन उत्पन्न हो जाए, यानी ये वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए, तो वस्तु पर बल द्वारा कार्य किया जाता है। इस उत्पन्न विस्थापन को कार्य कहते हैं। ठीक है। यानी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई, यानी कि उसने अपना काम किया, यही क्या हो गया? कार्य हो गया। कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यानी बल यानी जो हमने फोर्स लगाया, और फोर्स लगने से उस वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। किसमें? एसआई पद्धति में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा किसे कहते हैं, जो 2019 और 22 में पूछा गया था। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा मतलब होता है एनर्जी, और एनर्जी जब ही होती है जब आपके अंदर एनर्जी होगी तभी आप काम करोगे, है ना। तो कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जितनी आपके अंदर एनर्जी होगी आप उतना ही काम कर पाओगे। ठीक है। तो काम करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा। हम चाहे कि हम मान लो हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा, 1 घंटा हो रहा है। ठीक है। और हम कहें कि हमारे अंदर कुछ ऐसा चार्जिंग वाला कुछ सिस्टम होता है जो हम क्या हो गए, हमें हमारे अंदर एनर्जी आती जाए, तो नहीं होगा। हम उसको क्या करें? उसको आप जब तक हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता है तब तक एनर्जी रहेगी। तो हम ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे खत्म कर सकते हैं। हम सोचे आज ही सारी अपनी एनर्जी खत्म कर दें, नहीं कर सकते हैं। अर्थात ऊष्मा संरक्षित रहती है, संरक्षण के नियम का पालन करती है। ठीक है।
ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जो होता है जूल होता है। ठीक है, चलिए ऊर्जा के विभिन्न रूप, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा के कौन कौन से रूप होते हैं, तो ऊर्जा कई तरीके से होती है। ऊर्जा के कई रूप होते हैं, ये कई प्रकार की होती है। एक होता है ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार बताइए। तो यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है वो क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंट है। चलिए स्थितिज ऊर्जा के प्रकार कौन कौन से हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रतिष्ठ स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के प्रकार नहीं पूछे जाते, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? P बराबर mgh। क्या होता है? P बराबर mgh, जहाँ पर P आपका क्या है? स्थितिज ऊर्जा है, m द्रव्यमान को बोलते हैं, g गुरुत्वीय त्वरण को बोलते हैं यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और h हम ऊंचाई को कहते हैं, हाइट जिसे बोलते हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। या किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जितनी ऊर्जा निहित होती है, या हम ये कह सकते हैं किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है K बराबर हाफ mv²। क्या होता है? K बराबर हाफ mv², यानी K बराबर 1/2 mv², जहाँ पर K जो है ये हमारा क्या है? ये गतिज ऊर्जा है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। m हमारा द्रव्यमान है, आपको पता है। v हमारा क्या होता है? वेग होता है। ठीक है, चलिए ऊर्जा के संरक्षण का नियम बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऊर्जा का संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा का संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा ना तो कभी उत्पन्न की जा सकती है और ना ही कभी नष्ट होती है। ठीक है, ना ही हम इसे उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही ये कभी नष्ट होती। देखिए 2017 और 2022 में भी पूछा गया है, रिपीट किया है। देखिए तो ऊर्जा के संरक्षण में हम क्या कहेंगे? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा क्या होती है? संरक्षित रहती है, यह संरक्षण के नियम का पालन करती है, यानी कि यह एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा में क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, यानी हम ऊर्जा को ना ही उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट करते, ये एक प्रकार से एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, चलिए ऊर्जा का रूपांतरण। देखिए ये बहुत क्वेश्चन आपके जो शॉर्ट्स में और आपके यानी कि जो वेरी शॉर्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं। कहा जाता है कि सौर सेल जो है उस ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो किस में हो जाता है? तो सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यानी आपने सोलर पैनल देखा होगा, तो वो क्या करता है? वो सौर सेल को क्या करता है? यानी सौर ऊर्जा को क्या करता है? किस में कन्वर्ट कर देता है? विद्युत ऊर्जा में। जब सोलर पैनल आपके छत पे लगा होता है और उसका सूर्य का प्रकाश मिलता है, तो उससे क्या होता है? आपके घर में लाइट वगैरह, पंखे वगैरह चलते हैं। ठीक है, चलिए डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। फिर क्या है? लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यानी लाउड स्पीकर में किस तरीके की ऊर्जा का रूपांतरण होता है? विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, लाउड स्पीकर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा से, यानी वो आपका बिजली से चलता है और जब आप उसमें बोलते हो तो वो क्या होता है? वो ध्वनि उत्पन्न करता है। सितार आपने देखा होगा, ये यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में उत्पन्न होता है। यानी सितार को आप क्या करते हो? बजाते हो, और जब उसको यांत्रिक, यानी यांत्रिक मतलब होता है चलाना, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना, चलाते हो तो वहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है बल्ब है, ट्यूबलाइट है, हीटर का जलना, ये किस तरीके की ऊर्जा है? तो ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, यानी उससे प्रकाश भी होता है, बल्ब जलता है, क्या होता है? तो ये विद्युत ऊर्जा जो होती है वो प्रकाश में बदलती है और ऊष्मा दोनों में बदलती है। यानी प्रकाश हमें रोशनी भी देता है और गर्म भी होता है। ठीक है, गर्मी भी देता है। मोमबत्ती का जलना किस तरीके की ऊर्जा का रूपांतर है? ये रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोयले का जलना, ये किस तरीके की ऊर्जा है? ये रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट है विद्युत सेल जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल आपने देखा है ना, ये रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। इंजन क्या करता है? इंजन जो है ये ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, चलिए प्रकाश विद्युत सेल ये क्या करता है? ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ईंधन को परिभाषित कीजिए। 2015 में पूछा गया था।
ईंधन किसे कहते हैं? तो ईंधन ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ईंधन कौन होता है? कोयला हो गया आपका, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गई, ये सभी आपके क्या है? ईंधन है, ठीक है। तो ईंधन क्या होता है? ये ऐसा ज्वलनशील पदार्थ होता है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस। चलिए नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? इसका उपयोग बताइए, 2018 में पूछा गया था। तो नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ये मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है। और नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किस लिए किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है, जिसके द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है और जिससे कारखाने में बड़ी बड़ी मशीनें चलाई जाती हैं, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग ऊर्जा की सहायता से अनेकों रेडियो एक्टिव आइसोटॉप तैयार किए जाते हैं। रेडियो एबिटक आइसोटॉप तैयार किए जाते हैं, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? चिकित्सा, वैज्ञानिक अध्ययन और कृषि आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में पूछा गया कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार किस लिए जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है क्या पूछा है? यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सब छोड़िए, मैं आपको संतुलित आहार अपने नोट्स के थ्रू बताऊंगी, जो बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए, तो संतुलित आहार किसे कहते हैं मैं आपको बताती हूँ कि संतुलित आहार किसे कहते हैं अपने नोट्स के थ्रू। ये चलिए, ठीक है, ये आपका एक चैप्टर है संतुलित आहार यानी पार्श्वीकरण तथा रोगों से बचने के उपाय। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? बात वही हो गई, ठीक है, परिभाषा ही पूछ रहा है। तो सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, यानी हम जो कुछ भी पूरे दिन में खाते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, यानी दाल, रोटी, चावल, जो भी हम चीज़ें खाते हैं, ब्रेड, जो भी चीज़ें खाते हैं, वो क्या होता है? आहार होता है। लेकिन जिस आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। जैसे दाल में, हम दाल खाते हैं, दाल में प्रोटीन हमें मिलता है, ठीक है, और रोटी खाते हैं यानी ब्रेड जिसे बोलते हैं, तो रोटी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो जिस भोजन में पोषक तत्व की मात्रा उपस्थित होती है उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। संतुलित आहार न लेने के कारण शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, यानी हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, इन सब की कमी होने लगती है, जिससे शरीर कमजोर होने लगता है और विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाता है, ठीक है। चलिए, यही आप लिखिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा है और ईजी है, ठीक है। चलिए, अभी तो बहुत टाइम है, अभी सिर्फ आप पता है आप अब 42 क्वेश्चन पे आप यानी कि 43 पे पहुँचे हो, अभी आधा बाकी है। कितना टाइम हो गया ज़रा सा देख लेते हैं, यानी कि 1 घंटा हो गया आपका। नेक्स्ट है मनुष्य के भोजन में पोषण की प्रक्रिया समझाइए, 2016 में पूछा गया था। तो इसमें पोषण की प्रक्रिया क्या होती है, यानी जब भोजन आप करते हो तो भोजन में पोषण की प्रक्रिया क्या क्या होती है? सबसे पहले आप क्या करते हो? भोजन को अंदर लेते हो तो उसे हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। फिर उस भोजन का पाचन होता है, फिर उसको अवशोषण, अवशोषण मतलब उससे जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, जो भी है उनको क्या करते हो? आप अवशोषित करते हो। संवर्गीय यानी कि अंतर्निहित होता है, निष्कासन यानी कि बाहर निकालना, ठीक है। चलिए, तो मनुष्य में संपूर्ण पाचन प्रक्रिया का विवरण निम्नलिखित है। जैसे अंतर्ग्रहण, हम भोजन को खाकर उसका उपभोग करते हैं जिसे अंतर्ग्रहण कहा जाता है, उसका उपयोग करते हैं यहाँ पर होगा, ठीक है। भोजन को काटने, फाड़ने, चबाने और लार की मदद से मुंह में थोड़ा पचाने के बाद निगल लिया जाता है। नेक्स्ट है पाचन। पाचन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भोजन छोटे और फिर आणविक टुकड़ों में टूट जाता है। यह एक आवश्यक कदम है जो प्रोटीन, लिपिड और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन और खनिज के घटकों को सरल बनाता है ताकि मानव कोशिकाएं उन्हें आसानी से क्या कर सके? अवशोषित कर सके। इस प्रक्रिया के दौरान प्रोटीन अमीनो एसिड में और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सरल शर्करा में, लिपिड फैटी एसिड में और जो ग्लिसरॉल में टूट जाता है। मुंह, गुहा, पेट और छोटी आंत वे स्थान होते हैं जहां पाचन होता है। मुंह में स्टार्च का पाचन होता है, पेट में प्रोटीन का पाचन और पाइक एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से होता है। छोटी आंत में स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? ज़्यादा पाचन नहीं होता है। अवशोषण क्या होता है? अवशोषण जैसे कि अवशोषण में क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से पाचन के अंतिम उत्पाद आंतों के म्यूकोसा से रक्त या लसिका में अवशोषित हो जाते हैं, अवशोषण कहलाते हैं। ये शरीर में निष्क्रिय, सक्रिय और सुगम परिवहन तंत्र द्वारा होता है। जैसे छोटी आंत वह अंग है जहां अवशोषण होता है। इस कार्य को करने के लिए इसे विशेष रूप से अनुकूलित किया जाता है।
फिर है मिलना या आत्मसातीकरण, या अवशोषित भोजन के अणुओं को सरल मैक्रोमोलिक्यूल्स को संश्लेषित करने की प्रक्रिया करती है, यानी जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, उसको संश्लेषित करने की प्रक्रिया करता है। आत्मसातीकरण प्रक्रिया कोशिकाओं, ऊतकों और नई कोशिकाओं और ऊतकों के विकास का निर्माण में मदद करती है। नेक्स्ट है उत्सर्जन, यानी कि उत्सर्जन मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, या उस प्रक्रिया का अंतिम चरण है जिसके माध्यम से अपशिष्ट हमारे शरीर से बाहर निकलता है। वह पाचन और अवशोषण के दौरान अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं तो कोशिका के उपयोग से बचा हुआ या अपशिष्ट अवशेष व मूत्र प्रणाली के माध्यम से, मूत्र या पाचन तंत्र के माध्यम से मल के रूप में, यानी मूत्र के माध्यम से मल के रूप में क्या होता है, शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्सर्जन किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सचित्र वर्णन कीजिए, याद कर लीजिएगा इसका, और इसका चित्र भी याद कर लीजिएगा। तो उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो उत्सर्जन क्या होता है, उपापचयी यानी मेटाबॉलिक जिसे हम बोलते हैं क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी या अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को, बेकार पदार्थों को, खराब पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। सजीव कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। इन क्रियाओं के समय कुछ बेकार और विषैले पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं जो कोशिकाओं अथवा शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। मेरी माने तो आपको बस इतना लिखना है कि उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने जो उत्सर्जी और अपशिष्ट पदार्थ, यानी जो खराब पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, वो शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। यानी अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। ये उत्सर्जन का चित्र होता है जिसके माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये है, ये आपको इसका चित्र बनाना है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये वृक्क धमनी है, ये महाशिरा है, ये वृक्क है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। ठीक है, वृक्क शिरा है, ये महाधमनी है, ये मूत्रवाहिनी है। ठीक है, मूत्राशय है, ये मूत्र मार्ग है, ये आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, मनुष्य में विकसित उत्सर्जन तंत्र होता है जिससे नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों को निष्कासित किया जाता है। निष्कासित यानी बाहर निकाला जाता है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं, जैसे आपका वृक्क हो गया, यानी जिसे हम किडनी बोलते हैं। वृक्क मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग है जो उत्सर्जी पदार्थों को रोक लेता है, यानी कि जो अपशिष्ट यानी खराब पदार्थों को रोक लेता है। उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर गहरे लाल रंग के सेम के बीच के समान एक जोड़ी वृक्क स्थित होते हैं। ये देखिए, सेम के समान एक जोड़ी जो वृक्क है ये स्थित होते हैं, और इनका जो रंग होता है वो गाढ़ा भूरा होता है। ठीक है, या चॉकलेटी रंग का होता है। ठीक है, प्रत्येक वक्र में एक रीनल धमनी अंदर तक, एक रीनल शिरा बाहर आती है। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, प्रत्येक मूत्रवाहिनी 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है और मूत्राशय में जाकर खुलती है। ठीक है, और मूत्राशय जो होता है यह थैली के समान होता है जिसमें मूत्र का संग्रह होता है। ये देखिए, ठीक है, ये मूत्रवाहिनी जो होती है ये कहाँ पर जाकर खुलती है, इससे जो हमारी जो हमारे वृक्क से जुड़ी होती है ये मूत्राशय में जाकर खुलती है, और मूत्राशय से ये क्या होती है, मूत्र मार्ग से बाहर निकल आती है। ठीक है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका मूत्र मार्ग। क्या होता है, मूत्र मार्ग एक मूत्राशय एक पतली नली द्वारा खुलता है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा गया है। कोशिकीय प्राणी के उत्सर्जी अंगों का नाम लिखिए। तो कोशिकीय प्राणी के उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं। मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन कौन से, त्वचा होती है, त्वचा के माध्यम से क्या होता है, पसीना निकलता है। और पसीना क्या है, ये आपका ये अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है। ठीक है, उत्सर्जी अंग वही होते हैं ना जो खराब पदार्थ को बाहर निकालते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। तो त्वचा, यानी त्वचा के माध्यम से पसीना बाहर आता है। वृक्क, अभी आपने देखा किडनी, किडनी से क्या होता है, मूत्र बाहर आता है। यकृत यानी जो लीवर होता है। ठीक है, फेफड़े आदि हैं। चलिए, अब आप कहोगे फेफड़े कैसे हैं, तो फेफड़े से क्या होता है, आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो ना जो हमारे लिए हानिकारक होती है। और आंत से आप क्या होता है, आंत से आपका जो खाना जो पचता है वो उसमें जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टीकाकरण किसे कहते हैं। तो किसी बीमारी, ठीक है, क्या होता है टीकाकरण किसे कहते हैं, किसी बीमारी के विरुद्ध जो प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई जाती है या पिलाई जाती है, किसी भी अनुरूप से यानी इंजेक्शन वगैरह से दी जाती है, उसे हम टीका कहते हैं। बच्चों को देखा होगा आपने टीका, यानी जन प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम बोलते हैं ना। तो किसी बीमारी के विरुद्ध लड़ने के लिए जो हमें उसके लड़ने के लिए जो दवा यानी वैक्सीन जो दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। ठीक है,
यानी संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए, यानी जो हमें संक्रामक रोगों से बचाती है, उसके लिए जो टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी और सबसे सस्ती विधि माना जाता है, टीके एंटीजनी पदार्थ होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया था पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम लिखिए। तो मैलेथियन ये आपका कीटनाशक पदार्थ है। नेक्स्ट है कोशिका किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। चलिए कोशिका के बारे में लिखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो जीवित प्राणियों के शरीर का सबसे छोटा कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका, जिसको हम कहते हैं सेल। ठीक है, कोशिकाएं एकल या समूहों में होती हैं, एकल या समूह में, यानी एक होती है या समूह में होती है। ठीक है, तो कोशिका जो होती है दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पूछा गया है अगला प्रश्न, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। तो पादप कोशिका किसे कहते हैं, यानी कि आपकी जो है प्लांट सेल क्या होती हैं और एनिमल सेल क्या होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी इसमें सेल वॉल जो होती है वो पाई जाती है। लेकिन कोशिका जो हमारे जंतु कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। पादप यानी प्लांट, ठीक है, यानी पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधों में हरित लवक पाया जाता है जिससे हमारी पत्तियां हरी होती हैं। लेकिन क्या हमारे अंदर हरित लवक पाया जाता है, अगर हमारे अंदर भी पाया जाता तो हम भी हरे होते हैं। तो क्या होता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम इसमें अनुपस्थित होता है, लेकिन जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम क्या होता है, उपस्थित होता है। नेक्स्ट है रितिकाएं बड़ी तथा संख्या में कम होती है, बड़ी बड़ी होती है लेकिन संख्या में कम होती है। लेकिन जो जंतु कोशिका होती है उसमें रितिकाएं छोटी छोटी सी होती हैं और संख्या में ज़्यादा होती हैं। छोटी है तो ज़्यादा होगी, बड़ी है तो कम होगी। केंद्रक वृद्धि की ओर हो सकता है, और यहाँ पर अधिकांश जंतु कोशिका में केंद्रक क्या होता है, कहाँ होता है, बीच में होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है भोजन। भोजन ये अगला चैप्टर है आपका। ठीक है, तो भोजन क्या होता है, वे सभी भोज्य पदार्थ जिन्हें ग्रहण करके हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है उसे हम भोजन कहते हैं। जाहिर सी बात है, हम जो भी भोज्य पदार्थ खाते हैं यानी खाद्य पदार्थ जिन्हें हम ग्रहण करते हैं, जिन्हें हम खाते हैं, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, वही क्या होते हैं, भोजन कहलाते हैं। ठीक है, यानी शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को, जिन खाद्य पदार्थों को खाते हैं या ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, भोजन कहलाते हैं। भोजन का काम क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भोजन के बहुत सारे काम होते हैं। क्या होते हैं, ये शरीर के तापमान को बनाए रखता है, ये शरीर को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है, मांसपेशियों को सक्रिय रखना यानी कि एक्टिव रखता है, तभी तो हम दिन भर दौड़ते हैं, भागते हैं। ठीक है, ये शरीर के विभिन्न रोगों से हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट है भोजन के प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल एवं रेशे। ठीक है, रेशे आप क्या सोचोगे कैसे, तो जैसे आप संतरा खाते हो ना तो उसमें रेशे होते हैं वो। ठीक है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ये सभी। ठीक है, चलिए तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, देखिए जो भी खाद्य पदार्थ स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं, वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यह शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। यानी आपसे पूछा जाए कि शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इनका स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। ठीक है, चलिए जैसे ज्वार, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज, चावल, आलू, केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, शक्कर, चीनी आदि कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट अभी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल कार्बोहाइड्रेट और एक होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, जैक्टोज हो गया। और जटिल कार्बोहाइड्रेट मंद या सेल्यूलोज, ठीक है, यानी जिसे हम स्टार्च बोलते हैं। अब क्या है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जो होती है ये आपका प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ये प्रायः शारीरिक वृद्धि में सहायता, इससे हमें क्या होता है, इससे हमें शरीर की वृद्धि में, यानी जो हमारी जो शरीर की जो वृद्धि होती है, हाइट जो होती है प्रोटीन से बढ़ती है। ठीक है, ये त्वचा, रक्त, मांसपेशियों और हड्डियों को क्या करती है, मजबूत बनाती है। प्रोटीन से क्या होता है, हमारी मांसपेशियाँ और हड्डियाँ क्या होती है, मजबूत होती हैं। ये शरीर के घाव बनने में भी क्या करती है, साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। प्रोटीन भी दो प्रकार की होती है, एक जंतु प्रोटीन, एक वनस्पति प्रोटीन। जंतु प्रोटीन हमें जंतु से प्रोटीन जो प्राप्त होती है, जैसे कि दूध से, मांस से, मछली से, अंडे से। ठीक है, और एक होती है वनस्पति प्रोटीन जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। वो कौन सी है, जैसे जो हमारी सारी दालें होती हैं, जैसे दाल, सोयाबीन, चना, मटर, मूंग, मसूर, ये इनसे जो प्रोटीन मिलती है वो हमारी होती है वनस्पति प्रोटीन। ठीक है,
नेक्स्ट है वसा। वसा को शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। वसा की कमी से शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाती है। वसा शरीर को ऊर्जा और गर्मी प्रदान करती है, ठीक है। तो वसा भी क्या करती है, ये वसा जो होता है ये भी हमारे शरीर को एनर्जी देती है, हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करती है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये एक ईंधन भी होता है शक्तिदायक, ठीक है। जो वसा होती है ये भी दो तरीके से मिलती है, जंतु स्रोत जैसे अंडे से, मांस, मछली, दूध, ठीक है। और क्या है, पादप जैसे वनस्पतिक तेल से मिलती है, जैसे मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, इन सभी से हमें वसा मिलती है। चलिए अब नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होता है, हमें रोगों से बचाता है, ठीक है। तो ये एक ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनकी भोजन में अल्प मात्रा ही पर्याप्त होती है, बहुत कम ही मात्रा पर्याप्त होती है विटामिन्स की, और ये शरीर की वृद्धि की क्रियाओं के लिए आवश्यक है। यानी विटामिन से हमारे शरीर में क्या होती है, वृद्धि होती है, और इनकी उपस्थिति से शरीर को स्वस्थ और रोगों से दूर रखती है। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन बहुत पूछे जाते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं, विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा यानी ADE, ठीक है। चलिए अब संतुलित आहार और पार्श्वीकरण तथा रोगों से बचाने के उपाय। हमने संतुलित आहार किसे कहते हैं अभी आपको पढ़ा चुके हैं, बार बार नहीं समझाएंगे क्योंकि टाइम बहुत लेगा, ठीक है। समझा चुकी हूँ। परिरक्षण किसे कहते हैं, तो परिरक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। यानी ऐसा भोज्य पदार्थ जिसे हम लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रख सकते हैं वही परिरक्षण कहलाता है। जैसे क्या क्या होते हैं, जैसे अंतराल से उबालना और ठंडा करना। यानी आप दूध को क्या करते हो, उबालते हो, ठीक है, उबाल कर रख देते हो तो दूध खराब नहीं होता, फटता नहीं है, ठीक है। या ठंडा करना, सुखाना। आप जैसे कि आप क्या होता है, आम को क्या करते हो, जो आम की जो कैरी होती है उसको सुखा लेते हो, फिर है ना, सुखाने से क्या होता है उसकी खटाई बनाते हो ना, खटाई आमतौर पे बोलते हैं, वो होता है, ठीक है। ठंडा करना, ठंडा करके भी आप कर सकते हो, भोजन को फ्रिज में रख दो, देखिए आपका भोजन सुरक्षित रहता है। हिमीभूत करना यानी फ्रीजिंग करना, रसायनों द्वारा यानी जो केमिकल्स वगैरह डाल के डिब्बा बंदी, यानी कि जैसे मुरब्बे का अचार होता है, ये सब अचार वचार डिब्बे में रख के बंद करके किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पार्श्वीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। वैज्ञानिक लुईस पार्श्वीकरण विधि किसने दी, अगर पूछा जाए तो पार्श्वीकरण हमारे एक वैज्ञानिक थे लुईस पाश्चर, उन्हीं के नाम पर पड़ा, ठीक है। तो वैज्ञानिक लुईस पाश्चर ने भोजन के परिरक्षण के लिए यानी भोजन को सुरक्षित रखने के लिए उत्तम विधि खोजी और इस विधि को पार्श्वीकरण कहते हैं। इन्होंने क्या बताया कि हम दूध को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस विधि में दूध को पहले आधा घंटा यानी 63 डिग्री सेल्सियस पर, फिर 15 मिनट यानी 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। इसके बाद तुरंत 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके जीवाणु रहित पैकेट में बंद करके और ठंडे स्थान पर भंडारित कर लेते हैं, जिससे हमारे दूध क्या होता है, बच जाता है। नेक्स्ट है बीमारियों से बचाव कैसे करना चाहिए, कि हमें बीमारियों से कैसे बचाव करना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम क्या कहेंगे, खाना बनाने से पहले हाथों को धोना चाहिए। प्रतिदिन की दिनचर्या में यानी डेली रूटीन में क्या करना चाहिए, अच्छी आदतों को होना, जैसे नियमित व्यायाम करना, सुबह जल्दी उठना, संतुलित आहार लेना, अच्छे से भोजन करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सरल मशीन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ही पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। जितना कहें उतना कम है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरल मशीन क्या होता है, तो मशीन एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर या किसी अन्य बिंदु पर रखे भार को उठाया जा सकता है, इसे हम सरल मशीन कहते हैं। यानी मशीन के माध्यम से हम भारी भारी वजन के जो सामान होते हैं उसको हम आसानी से उठा सकते हैं, ठीक है। यानी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे भार को अच्छी तरीके से उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे उत्तोलक, गिरनी, स्क्रू आदि, ये क्या है, सरल मशीनें हैं। अब आपका आता है यांत्रिक लाभ। आपसे पूछा जाए कि यांत्रिक लाभ क्या होता है, तो उठाए गए बोझ यानी जो लोड होता है, यानी जिस वस्तु का किसी वस्तु का लोड, ठीक है, यानी उठाए गए बोझ यानी लोड, और लगाए गए बल, यानी जब हम किसी वस्तु को उठाते हैं, किसी वस्तु का लोड उठाते हैं तो हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं ना, और उसका जो रेशियो होता है उसे हम यांत्रिक लाभ कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु का वजन और उस वस्तु को उठाने से जो हमारे अंदर से जो बल लगता है, ताकत लगती है, उसका जो रेशियो होता है उसे हम यांत्रिक लाभ कहते हैं। तो यांत्रिक लाभ बराबर होता है उठाया हुआ बोझ बटे लगाया हुआ बल, यानी लगाई गई ताकत। उत्तोलक किसे कहते हैं, उत्तोलक एक मुड़ी हुई अथवा सीधी मजबूत छड़ होती है। इस छड़ को एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं, ठीक है। और उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है, भार बटे आयास, या हम इसे आयास भुजा बटे भार भुजा भी कह सकते हैं। अब होता है यहाँ पर आलम्ब, बड़ा आ होगा, ठीक है, आलम्ब।
आलम्ब का मतलब क्या होता है? आलम्ब का मतलब होता है जिस बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूमती है उसे आलम्ब कहते हैं। यानी किसी बिंदु के चारों ओर कोई छड़ है स्वतंत्रतापूर्वक घूम रही उत्तोलक की छड़, वो आलम्ब कहलाती। अब हो गया आयास। आयास क्या होता है? आयास का मतलब होता है भार, ठीक है। उत्तोलक का उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है, उस पर जो फोर्स लगाया जाता है, उसे हम आयास कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब भार क्या होता है? वेट। आपको भार तो पता है, किसी भी वस्तु का बोझ क्या होता है? भार कहलाता है। तो उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे हम भार कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं? एक प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब बीच में होता है, इसके एक ओर भार और दूसरी ओर आलम्ब होता है। देखिए यहाँ पर आयास होगा, ठीक है। एक ओर भार और दूसरी ओर आयास होता है, समझ में आया? आलम्ब नहीं होगा, जिसे हम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। इसमें यांत्रिक लाभ एक से अधिक, एक के बराबर या एक से कम भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कैंची हो गया, तराजू, हैंडपंप, सीसा, कलम, नल की टोटी, ये सभी क्या है? हमारे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं? इस प्रकार के उत्तोलक में बीच में भार और एक और बल तथा एक और आलम्ब होता है और उसमें यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है? इसमें बीच में बल लगाते हैं और एक किनारे पर आलम्ब और दूसरे पर भार होता है। इसमें यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है, जैसे चिमटा, हल, चाकू, फावड़ा आदि, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, और परिवर्तन से सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। देखिए 2016 में, 2018 में, 2022 में ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम स्टार्ट करते हैं पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा इस क्लास को यहाँ पर रोक देना चाहिए और मैं नेक्स्ट क्लास में इसको आपको पढ़ा दूँगी, ठीक है। यानी कि इसके बाद अभी जस्ट आपको बैक टू बैक ये क्लास मिलेगी, ऐसा नहीं कि इसकी कोई टाइमिंग हो, बैक टू बैक क्लास मिलेगी, अब पढ़ा दूँगी। क्योंकि एक घंटा 20 मिनट हो चुके हैं और थोड़ा सा मुझे लगता है रेस्ट लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को पढ़ा दूँगी और मुझे थोड़ा और भी अदर भी काम है, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर पढ़ा दूँगी। अभी मैं इसको जल्दी नहीं पढ़ा सकती, इसलिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब तक आप उतना पढ़िए, उतना ही इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है ये आपका टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ऐसे आपको नहीं छोड़ सकती जल्दी जल्दी पढ़ा करके, ठीक है। तो इसी तरीके से अभी मैं आपको 1 घंटे के बाद फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। और वेट करिएगा, मैं मिलूँगी, ठीक है। बाय।